कहा, जन सुझाव से बनाएंगे सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट। सीएम धामी ने स्वर्ण पदक जीतने पर निखत जरीन को दी बधाई। कहा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की बेटी को स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। हरिद्वार पहुंची ज्ञानवापी परिसर विवाद की आग। संत समाज ने की अखिलेश यादव के बयान की कड़ी निंदा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केदारनाथ में भी होगा योगाभ्यास। उत्तराखंड में चुने जाएंगे 75 धरोहर स्थल। उत्तराखंड में प्रदेश में मिले कोरोना के 12 नए मामले, 18 मरीज हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में कुछ दिन राहत के बाद अब फिर मैदान में चढ़ेगा पारा। पहाड़ में बनी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ मानसी यादव। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर से, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कर रहे शिरकत। कुछ देर के बाद राज्य अतिथि गृह में करेंगे समीक्षा बैठक। डैम कोठी में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ देर के बाद राज्य अतिथि गृह में करेंगे समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। डैम कोठी में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कर रहे हैं शिरकत। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार और कुछ देर के बाद राज्य अतिथि गृह में करेंगे समीक्षा बैठक। हरिद्वार से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डैम कोठी में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हरिद्वार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कर रहे हैं शिरकत और तमाम विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ऐसी जानकारी मिल रही है हरिद्वार से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर के बाद राज्य अतिथि गृह में करेंगे समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और डैम कोठी में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। हरिद्वार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर विकास परियोजनाओं का समीक्षा बैठक करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया से बातचीत करें, क्या कुछ कह रहे आपको सुनाते। आज की इस विशिष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सभी अधिकारीगणों का एवं मेरे सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, पिछले कुछ वर्षों में गवर्नेंस को सुधारने की एक बहुत बड़ी मुहिम हरियाणा सरकार में चली हुई है, वो अनवरत जारी है और उसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ है बहुत बड़े वे में। और उसके अलावा नियमों के सरलीकरण, नई इंटरवेंशंस, नई पॉलिसीज को लाने पे बहुत जोर दिया जा रहा है। और मेरा मानना है कि इस दिशा में, गवर्नेंस की दिशा में, स्मार्ट गवर्नेंस के क्षेत्र में हरियाणा पूरे देश में एक अग्रणी राज्य बन चुका है। और इसका प्रमाण इस बात से भी है, जितने पुरस्कार और सम्मान पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा को मिले हैं, उसमें से ज्यादातर सभी गवर्नेंस से संबंधित पुरस्कार हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित पुरस्कार हैं। और जो गवर्नेंस के क्षेत्र में काम हुआ है, उससे जो हमारे आम नागरिक हैं उनका जीवन सरल सुगम हो गया है। जो सर्विसेज जो सरकार से आम नागरिकों को मिलती हैं बहुत सरलता से मिल पा रही हैं और कहीं न कहीं एक उसमें पारदर्शिता बहुत बढ़ी है। जो चोरी है, जो छीजत है, वो कम हुई है। और इसी पृष्ठभूमि में, इसी में आज का यह कार्यक्रम है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद से पूरा जो है प्रशासन, पूरी हरियाणा सरकार जो एक दिशा में कार्य कर रही है और उसके बहुत सार्थक परिणाम आ रहे हैं। और उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम है। तो सर्वप्रथम मैं एफसीआर साहब, एसीएस रेवेन्यू श्री पीके दास जी से अनुरोध करूंगा कि आज का एक नया कार्यक्रम ई क्षतिपूर्ति, ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल, इसके बारे में हम सबको बताएं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे साथी अधिकारीगण और
मीडिया के सारे बंधु, आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब फसल का कोई खराबा होता है, कई कारणों से खराबा हो सकता है, जब फसल का खराबा होता है। तो चंडीगढ़ से मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे आप। और अब खबर उत्तराखंड में, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए देहरादून से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर तैयारी तेज। विधानसभा सत्र के प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्रियों का दिन हुआ तय। विधानसभा के आगामी सत्रों के लिए मंत्रियों का दिन हुआ तय। सीएम धामी और संसदीय कार्य मंत्री देंगे विधायकों के सवालों का जवाब। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर तैयारियों को तेज कर दिया गया है। आगामी सत्र के लिए मंत्रियों का दिन हुआ तय। सीएम धामी और संसदीय कार्य मंत्री देंगे विधायकों के सवालों का जवाब। ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आगामी विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियों को तेज कर दिया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज देंगे विधायकों के सवालों के जवाब। विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर तैयारियों को तेज कर दिया गया है। देहरादून से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और मंत्रियों के लिए दिन को भी तय कर दिया गया है। विधानसभा सत्र के प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्रियों का दिन हुआ तय। ये अहम जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। विधानसभा के आगामी सत्र के लिए मंत्रियों के दिन को तय कर दिया गया है। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियों को भी तेज कर दिया गया है। पूरी जोर शोर से आगामी सत्र को लेकर तैयारियां जो है की जा रही है। देहरादून से ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र के प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्रियों के दिन को तय कर दिया गया है। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा देश के समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत प्रशिक्षित करवाया गया था। 16 दिसंबर को भारत सरकार व 6 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों को लिखित आदेश जारी किया, जिसके क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने भी इन्हें 15 जनवरी को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद 10 फरवरी को रद्द कर दिया गया। इस वजह से डीएलएड प्रशिक्षु कोर्ट की शरण में गए एकल पीठ ने उन्हें इंटरिम रिलीफ प्रदान की। देखिए, हम लगातार माननीय शिक्षा मंत्री जी से संवाद कर रहे हैं। उनके मीटिंगों का दौर जारी है। वो आश्वासन पर आश्वासन हमको दे रहे हैं। बात हो रही है, अधिकारियों से बात कर रहे हैं करके हमसे कहा जा रहा है और हमारे सामने भी बात कर रहे हैं। पर अधिकारियों के से जब हम मुलाकात करते हैं, 28 अप्रैल को हमारा ये डिसीजन आ चुका है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि हमने मंत्री जी को अवगत करवा दिया है, हम इनको भर्ती में शामिल नहीं कर सकते हैं। जो गतिमान 2648 की भर्ती चल रही है उसमें हम शामिल नहीं कर सकते हैं। हवाला देते हैं कि सर्विस रूल का, जबकि यही तथ्य तकरीबन 1.5-2 साल से हम कोर्ट में इन्हीं तथ्यों के बेस पर आज इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है, परंतु हमसे कहा जा रहा है हम पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर ज्वालापुर की रहने वाली भारतनाट्यम कलाकार और फ्रीलांस फाइन आर्ट ईस्ट पायल अग्रवाल ने प्लस साइज ब्यूटी एजेंट टॉप ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया और इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब जीता। पायल 2 बेटियों की मां है और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। ऑनलाइन इस प्रतियोगिता में विश्व भर से कई महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन सबको पिछाड़ते हुए पायल ने 2021 का ये खिताब अपने नाम किया। पायल 2 बेटियों की मां है। परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ वो भरतनाट्यम और योगा सिखाने का काम भी करती हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पायल ने कहा कि वो चाहती है कि देश की अन्य महिलाएं भी परिवार से समय निकालकर देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। हमारा मिस एंड मिसेस टॉप ऑफ द वर्ल्ड प्लस साइज पेजेंट इंटरनेशनल फ्रॉम रीगा लेटविया यूरोप से था, जहां हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट किया? इसमें 3 राउंड्स थे। 3 राउंड्स में पहला टैलेंट राउंड था, जिसमें मैंने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। दूसरे राउंड में हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, जिसके लिए हमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो भेजा है। और उसके अलावा थर्ड राउंड इवनिंग गाउन राउंड था, और जिसके प्रोफाइल पिक्स उनको शेयर किए गए थे, जिसका ऑनलाइन वोटिंग होना था। उसके बेसिस पे उन्होंने फाइनलाइज चुने थे। भविष्य के लिए क्या योजना है आपकी?
भविष्य के लिए मेरी योजना है कि जैसे कि मैं योगा सीख रही हूँ, अभी सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ, सर्टिफाइड भरतनाट्यम हूँ, भरतनाट्यम आर्टिस्ट हूँ और साथ ही साथ सिंगर भी हूँ। तो मैं उसी को बहुत बेहतर ढंग से सीखना चाहूँगी और अपने इंडिया के कल्चर को और दुनिया के सामने बेहतर रूप से प्रस्तुत करना चाहूँगी। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में साल 2017 और 2022 के बीच हुए भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस घोटाले की जांच विजिलेंस को सौंपी है। सरकार के इस फैसले से उस समय के विभागीय मंत्री रहे हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धामी सरकार ने अब इस मामले की जांच विजिलेंस से कराने का फैसला लिया है, जिस पर कांग्रेस को ये एतराज है। आखिर क्यों ये जांच पहले क्यों नहीं हुई जब हरक सिंह रावत भाजपा के मंत्री थे? कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि सरकार सभी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस से नेताओं को बेवजह टारगेट कर रही है। बिल्कुल, हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि 2014 से अगर मैं बात करूं देश की और या प्रदेश की पिछले 5 सालों की, तो भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं है। तो इसीलिए जो संविधान की संस्थाएं हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ की कठपुतली समझती है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलने का कार्य करता है, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, सरकार उसको ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के भय से डराने का प्रयास करती है। बट मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सच्चा है वो कभी किसी बात से नहीं डरता। आप अपनी जो पावर है उनका मिसयूज करते रहिए, लेकिन सच बोलने वाला व्यक्ति सच ही बोलेगा। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 4 धाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं और इससे यात्रियों को हो रही परेशानियों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के भगत सिंह चौक पर हुए कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि 4 धाम में अव्यवस्थाओं का अंबार है। इस पर सरकार के पर्यटन मंत्री कोरी बयानबाजी कर व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं। अव्यवस्थाओं के कारण 4 धाम आने वाले यात्रियों को दर्शन पूर्व ही रोका जा रहा है, इससे उन्हें वापस लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है। कहा कि अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। पर्यटन उद्योग से जुड़ा हर कारोबारी सरकार से नाराज है, लेकिन जिम्मेदार नेता सीएम के उपचुनाव में व्यस्त है। भारत को आजाद हुए 75 साल बीत गए, जबकि उत्तराखंड को बने हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं। भले ही उत्तराखंड में विकास ने उत्तराखंड की तस्वीर बदली है, लेकिन उत्तराखंड का एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के बाद से अब तक बिजली, पानी और सड़क वहां पर नहीं पहुंच पाया है। भले ही भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन उत्तराखंड के रामनगर स्थित आमजंडा खत्ता गांव के लोग अंधे जिंदगी से आजाद नहीं हो पाए। जिस देश की ऊंची ऊंची इमारत आसमान को छू रही हैं, उस देश के कई राज्यों को बिजली देने वाले उत्तराखंड के इस गांव में बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। वैसे तो राज्य में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारें रही हैं, लेकिन अब तक विकास की थोड़ी सी भी रोशनी यहां तक नहीं पहुंच पाई। बिजली पानी की पहुंच से दूर आमजंडा खत्ता गांव के लोग लगातार राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं आमजंडा खत्ता गांव में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा के मसले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में वत्सल फाउंडेशन के सचिव श्वेता माशीवाल ने याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने प्रशासन से 4 हफ्ते का वक्त देकर जवाब मांगा है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आजादी के 7 दशकों के बाद भी देश के कई राज्यों के गांव विकास से अछूते हैं। उनमें से एक है उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल के रामनगर का आमडंडा खात्ता गांव, जहां आजादी से अब तक बिजली की रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंची। पानी और शिक्षा सुविधाओं से भी वंचित इस गांव की जनता अक्सर सरकार से गुहार लगाती आई है। वत्सल फाउंडेशन की सचिव श्वेता माशीवाल ने आमडंडा खत्ता के निवासियों को बिजली, पेयजल और विद्यालय जैसी मूलभूत सुविधाएं दिलाए जाने को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर हाल ही में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने भारत सरकार के वन सचिव सदस्य सचिव, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड प्रमुख, वन्य जीव संरक्षक उत्तराखंड, निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल रामनगर और अधिशासी अभियंता जल संस्थान को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिका में बताया गया है कि अमडंडा क्षेत्र में विद्युतीकरण को लेकर 2015 में धनराशि आवंटित हो गई थी और संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आमडंडा में विद्युतीकरण के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा जाना है, जबकि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सिर्फ प्रति हेक्टेयर 75 से अधिक पेड़ काटे जाने पर ही वन ग्राम में विद्युतीकरण हेतु केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन इस मामले में अधिकारियों की हीला हवाली के कारण 2015 से आज तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया। इसी तरह आमडंडा में पेयजल को लेकर भी वर्ष 2012 में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। याचिकाकर्ता का कहना था कि आमडंडा खत्ता के निवास ग्रामीण बिजली, पानी और शिक्षा के अभाव में कष्टमय जीवन जी रहे हैं और अधिकारियों द्वारा लगातार उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं दिलाई जाएं। दुर्भाग्य है कि जिन व्यवस्थाओं के लिए उत्तराखंड के लोगों ने ये उत्तराखंड राज्य का जो संघर्ष किया था वो इन्हीं सब बातों के लिए था कि सड़क, पानी और बिजली, ये तीन ऐसी चीज़ें थी जो आज के भौतिकवाद युग में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और अगर आज भी गांव में बिजली नहीं पहुंची तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सही। इसमें आप देखिए कि पिछले 5 सालों में एक तरफ हमारे 5 मेगावाट बिजली परियोजना जो 5 मेगावाट बिजली दे सकती थी, उसकी बिजली का उपयोग नहीं हो रहा और बिजली की कटौती हो रही है और कमी हो रही। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, तो 18,000 गांव में बिजली नहीं थी और हर गांव में 1,000 दिन में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य 11 दिन पहले पूरा किया गया। 1,000 दिन में पूरा करना था जो वो, उसको 11 दिन पहले किया गया। तो हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली न पहुंची हो। इस तरह सत्ता पर काबिज डबल इंजन की भाजपा सरकार दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के देश के मुखिया बनने के बाद देश का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां बिजली नहीं पहुंच पाई हो। तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बिजली और पानी के संकट को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सियासत की बहस तो जारी है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे गांव के अंधेरे आखिर कौन दूर करेगा। नैनीताल से कांतापाल के साथ देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट। बीते उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कोठियाल ने अपना इस्तीफा आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। आम आदमी पार्टी ने फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव कर्नल कोठियाल के चेहरे पर लड़ा था, लेकिन उसे सभी 70 सीटों पर पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। गंगोत्री सीट से चुनाव मैदान में उतरे कोठियाल की जमानत भी नहीं बच पाई थी। चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोगों के लिए कई निःशुल्क योजनाओं का ऐलान करने के बावजूद पार्टी प्रदेश में खाता खोलने में विफल रही थी। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी दांवपेच में माहिर तो है ही, साथ ही बीजेपी की निगाहें कांग्रेस और आप के उन नेताओं पर है जिनके अलग होने से कांग्रेस और आप को नुकसान होगा। इसका ताजा उदाहरण पंजाब में भी देख चुके हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोठियाल के पार्टी छोड़ देने के बाद अब कयासों का दौर लगातार जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में कर्नल कोठियाल ने कहा, मैं 19 अप्रैल 2021 से लेकर 28 मई 2022 तक आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा हूं। पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के पूर्व कर्मियों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों को ध्यान में रखते हुए मैं 18 मई को अपना इस्तीफा आपको भेज रहा हूं। जानकारों का कहना है कि कर्नल कोठियाल का पार्टी छोड़ने का निर्णय व्यक्तिगत है। बताया जा रहा है कि चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी द्वारा अपने साथ किए जा रहे कथित व्यवहार से कर्नल खुश नहीं थे। उत्तराखंड में पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए हाल में दिल्ली में हुई बैठक में भी कर्नल कोठियाल को नहीं बुलाया गया था। आपके सीएम पद के उम्मीदवार रहे कर्नल कोठियाल के पार्टी छोड़ने के बाद पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने भी पार्टी से किनारा कर लिया।
दोनों नेताओं ने अपने अपने इस्तीफे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अलग अलग सौंपे। पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं कर्नल अजय कोठियाल और पार्टी की प्रदेश इकाई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दिया। 24 अगस्त 2021 को एक सदस्य के रूप में पार्टी में शामिल हुए उपाध्याय ने अपने इस्तीफे का कारण पार्टी की विचारधारा से मोहभंग होना बताया। उपाध्याय ने केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा, आपका कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मैंने महसूस किया ये विचारधारा और कार्यशैली से बहुत दूर है। उन्होंने उत्तराखंड के लिए पार्टी के वर्तमान प्रभारी और सह प्रभारी को भी पार्टी पर थोपा हुआ करार दिया और उन पर अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों की तरह चलाने का आरोप लगाया। चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी द्वारा अपने साथ किए जा रहे कथित व्यवहार से कर्नल कोठियाल खुश नहीं थे। उत्तराखंड में पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए हाल में ही दिल्ली में हुई बैठक में भी कर्नल कोठियाल को नहीं बुलाया गया था, तो वहीं भूपेश उपाध्याय को आपकी विचारधारा और कार्यशैली से एतराज था। कुल मिलाकर पहाड़ में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि 2024 को लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रही बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। क्या कोठियाल को बीजेपी पार्टी में शामिल कराने में सफल हो पाएगी या फिर कांग्रेस की पैतरेबाजी से कोठियाल कांग्रेस के हो जाएंगे? इन प्रश्नों के उत्तर किसी भी फैसले के बाद ही सामने आ पाएंगे। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको लेकर चलते हैं वाराणसी से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर भारी संख्या में यहाँ पर जो नमाजी हैं वो पहुंचे हुए हैं नमाज अदा करने के लिए। वाराणसी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जुमे की नमाज को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि मुस्लिम कमेटी की ओर से लगातार ये मस्जिद कमेटी की ओर से अपील की गई थी कि कम से कम संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है साफ तौर पर कि काफी ज्यादा संख्या में लोग जो है वो जुमे की नमाज को अदा करने के लिए पहुंचे हुए, जिसे लेकर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वाराणसी से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जुमे की नमाज अदा होनी है, जिसे लेकर और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे सुनवाई भी होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज 3 बजे सुनवाई करने वाला है। मस्जिद कमेटी की ओर से लगातार अपील की गई थी कि कम से कम संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन यहां पर तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है कि इस अपील को दरकिनार करते हुए तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं नमाज अदा करने के। तो भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, जिसे लेकर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया और तमाम लोगों के आने के यहां पर चलते मस्जिद का गेट फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है लगातार कि कम से कम संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, लेकिन यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। और आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी 3 बजे सुनवाई होने वाली है। फिलहाल मस्जिद का यह गेट बंद कर दिया गया है। तो जुमे की नमाज को लेकर आज तमाम लोग जो है वो मस्जिद परिसर में पहुंचे हुए हैं, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है, जिससे कोई भी तरीके की जो घटना है वो यहाँ पर ना हो सके। तो वाराणसी से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जुमे की नमाज को अदा करने के लिए तमाम नमाजी यहां पर पहुंचे हुए। भारी संख्या में नमाजियों का जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस तरह से मस्जिद परिसर में पहुंचे हुए हैं। और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो वाराणसी से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोपहर 3 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई, दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर। और ये वाराणसी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ये वाराणसी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में नमाजियों के पहुंचने के कारण भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मस्जिद कमेटी की ओर से लगातार अपील की गई थी कि कम से कम संख्या में लोग यहां पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे, लेकिन आज जुमे की नमाज होने के कारण भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए नमाज अदा करने के लिए। भारी पुलिस बल को भी यहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के कई इंतजाम किए गए हैं। ये वाराणसी से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 1,500 नमाजी यहां पर पहुंचे हुए हैं नमाज अदा करने के लिए। तो एक काफी बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं नमाज अदा करने के लिए। माना जा रहा है कि करीब 1,500 लोग हैं जो मस्जिद परिसर में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।